केरल में 10 दिन हनीमून मनाकर अहम और शालू रविवार को मुंबई लौटे। सोमवार की सुबह ही शालू ने घर के गेट के पास अहम को बिंदिया से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। बिंदिया और अहम हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शालू उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैन करने वाला लगा। करीब 10 मिनट बाद बिंदिया को विदा कर अहम अपने कमरे में लौट आया। वह खुश था। यह बात शालू की नज़रों से छिप नहीं सकी। अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर शालू ने उससे पूछ ही लिया, बाहर बिंदिया से क्या बातें कर रहे थे? उसे बता रहा था, हमने केरल में कितना मजा किया। तुमने खिड़की से देखा हमें? अहम ने खिड़की में से बाहर झांकते हुए बेचैन स्वर में पूछा। हाँ, वह काफी खुश दिखाई दे रही थी। शालू उसके सामने आ खड़ी हुई। हाँ, मैंने उसे सारे अच्छे किस्से सुनाए और कहा अगली बार फैमिली ट्रिप करेंगे, तुम लोग भी चलना। हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं ये लोग, एकदम परिवार जैसे हैं। मम्मी की पक्की सहेली है बिंदिया की माँ। शालू, तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल न दुखे। वह दिल की बहुत अच्छी है। अहम ने शालू के गाल पर चुंबन किया और फिर नहाने चला गया। बिंदिया से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए अहम का कुछ ज्यादा ही खुश होना शालू ने भांप लिया। इसी कारण बिंदिया और अहम के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह अपनी ननंद के पास गई और उनसे बिंदिया के बारे में पूछा। ननंद राशि ने उसे जानकारी दी। भाभी, बिंदिया अहम भैया की हम उम्र है और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है वह। तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है बिंदिया का? शालू के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोच में डूबी रहने के बाद राशि ने गंभीर होकर जवाब दिया। भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी नहीं पकड़े गए हैं दोनों। भैया उसकी सुनते बहुत हैं, उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। हम सब तो आदी हो गए हैं बिंदिया के घर के लगभग हर मामले में भैया की दखलंदाजी से। पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी, इसका मुझे एहसास है। मैं वैसे तो बहुत शांत हूँ, पर नुकसान मेरा हुआ तो भला उसका भी नहीं होने दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ शालू ने कहा। शालू की बात राशि को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अहम बिंदिया को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। यह बात कुछ ही दिनों में शालू ने समझ ली। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता। साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते। शालू मन ही मन उससे जलने लगी। वह बिंदिया के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई कारण नहीं था। एक दिन बिंदिया और अहम कमरे में थे और दरवाजा अंदर से बंद था। शालू को लगा, आज तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। वो चुपके चुपके कमरे के पास गई और झटके से दरवाजा खोला। उसे देख अहम घबरा गया और शालू से पूछा कि क्या हुआ है, आराम से चलो, अभी गिर जाती तुम। अहम और बिंदिया तो बैठ कर सिर्फ बातें कर रहे थे। ये देख शालू को जितनी खुशी हुई, थोड़ा गम भी हुआ कि वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ नहीं पाई। उन दोनों से चाय का बहाना बनाकर शालू बाहर आ गई। एक दिन अहम के ऑफिस जाने के बाद शालू ने अपना दिल ननंद राशि और सास कोकिला के सामने खोल कर रख दिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वे दोनों भी दुखी हो उठी। शालू के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखकर कोकिला ने उसे कहा, बहू, तेरे आने के बाद भी बिंदिया का अहम से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है। पर अगर मैं बिंदिया को डांटूं तो यह बात अहम को पता लगेगी और वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है मम्मी। आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो वह समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए शालू बोली। बिंदिया से कहीं ज्यादा तुम हमारे दिल के करीब हो बहू। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, कोकिला ने आत्मीयता से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर शालू मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक शालू ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके तीनों वहां से उठी। उस शाम अहम के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले बिंदिया उनके घर आई। वे तीनों ही उससे बड़े प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ झलक रहा था। वे बिंदिया से सवाल पर सवाल पूछ रही थी। उन तीनों ने मिलकर उससे उसकी सुबह के खाने से लेकर
अब तक सब कुछ बारीकी से पूछा। बिंदिया को बड़ा अच्छा लगा कि वे सब उसकी इतनी परवाह कर रहे थे। शालू चाय बनाने उठी तो राशि ने कहा, भाभी आज तो मैं भी चाय पीऊंगी। बिंदिया से बातें करके मजा ही आ गया। कोकिला ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। कुछ ही देर में फिर अहम आ गया तो उसके साथ साथ में तीनों भी चहकने लगी। जब बिंदिया अपने घर जाने लगी तब पहली बार शालू ने अहम की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे यह क्या कर रही हो शालू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह हैरान हो उठी। बिंदिया दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी शुभ चिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर अहम और बिंदिया दोनों ही प्रसन्न हो गए। अहम की अनुपस्थिति में वे तीनों बिंदिया से सारे सवाल पूछती, उसकी दिन भर की सारी बातें पता करती। शुरू शुरू में तो बिंदिया को अच्छा लग रहा था, पर जल्दी ही उसे परेशानी होने लगी, क्योंकि वह बिंदिया की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुसने लगी थी। वो कहीं भी जाती उन तीनों में से कोई ना कोई टोक कर उससे सब पूछता। बिंदिया उनको बिना बताए एक सांस भी नहीं ले पा रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसकी इन्हें उम्मीद थी। अहम की अनुपस्थिति में बिंदिया ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। बिंदिया एक ऑफिस में काम करती थी। उसके सुबह जाने के बाद अक्सर शालू उसकी माँ हेतल से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ बिंदिया के भविष्य को लेकर बातचीत करती। बिंदिया की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, मैं खुद तो भाग दौड़ कर नहीं सकती, फिर एक बिना पिता की लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं। एक दिन शालू से अपनी परेशानी बयान करते हुए हेतल का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझसे चिट्ठियां लिखवा कर भेजिए। कहीं से अच्छा रिश्ता आए तो आप अहम के साथ लड़का देखने चली जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कहकर शालू ने हेतल का दिल जीत लिया। शालू की सलाह पर हेतल ने अपनी बेटी को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर शालू ने 20 चिट्ठियां हेतल की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार राशि का जन्मदिन रविवार को पड़ा। पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब बिंदिया भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार करके ले जाना था। पहले ऐसे मौकों पर बिंदिया रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम नहीं करने दिया गया। बिंदिया बेटी, तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। कोकिला हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी आपके हाथों के बने आलू गोभी के पराठे खूब खाए हैं हमने, अब सिर्फ शालू भाभी के हाथों के बने पराठों का स्वाद चखेंगे हम तो। राशि की आवाज में जिद के भाव उभरे। दीदी एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी, दूसरे आप हमारी मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। शालू ने बड़े आदर से अपनी बात कही। यह तो तुम गलत कह रही हो शालू। बिंदिया नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूमकर कोकिला से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी मैं आपके घर में मेहमान हूँ या यह घर मेरा भी है? घर तो तेरा वह होगा बेटी जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं वह दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी बसे। मेरे और बिंदिया के लिए चाय भिजवा दे बहू। शालू को आदेश देकर कोकिला बिंदिया के साथ रसोई से बाहर निकल गई। उस दिन बिंदिया ने अपने को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वह किसी पर नाराजगी भी नहीं जता सकी, क्योंकि सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपने को बेचैन और बुझा बुझा सा महसूस करती रही। वह अहम से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। बिंदिया ने उन सब से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की, पर वो तीनों मानी ही नहीं और वही सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया तीनों ने। राशि ने शालू के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब बिंदिया ने राशि के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने टका सा जवाब दे दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आओ ना बैठकर बातें करते हैं। राशि का यह जवाब सुनकर बिंदिया का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे अहम ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा। फिर बिंदिया का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। शालू चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद कोकिला ने आवाज देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद राशि ने अपने भैया को चाय का कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी।
मुझे भी चाय दो। खुद को अपमानित सा महसूस करती बिंदिया थोड़ा जोर से बोल उठी। राशि ने थर्मस और एक कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। अपने भैया को चाय कप में डालकर तुमने ही दी है, मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? बिंदिया का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है इसमें? मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप खुद डाल लो। राशि ने अपनी आवाज की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। राशि, अहम ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा। तुम्हारी गलत हरकतें मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम बिंदिया से ठीक ढंग से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया है आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर राशि ने बिंदिया से पूछा तो अहम का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सब की गलत हरकतें। तुम सब बिंदिया के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो। छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या बिंदिया दीदी ने आपसे हमारी कुछ शिकायत की है? राशि का हाथ अपने हाथों में लेकर शालू ने अहम से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की है उसने, पर तुम दोनों के व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है वह। अगर तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अहम ने धमकी दी। भैया, अब बिना बात के हमें डांट रहे हैं। राशि उदास होने लगी। शट अप! अहम की आवाज बहुत ऊंची हो गई। राशि हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। कोकिला उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर अहम को डांट पिलाई। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोना धोना व लड़ाई झगड़ा करने? बिंदिया घबराए से अंदाज में बोली। मौसी जी, गलती मेरी ही है। मुझे छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है बिंदिया। सुने यह किसी की भी, पर काम तो इसे अपनी बुद्धि से ही लेना चाहिए। बिंदिया को लगा कोकिला ने उसी पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। तभी राशि ने रोना रोककर रुआसी आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले बिंदिया और फिर अहम ने उसे बहुत मनाया, पर राशि ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। शालू और कोकिला ने मौन रहकर एक तरह से राशि की जिद को समर्थन दिया। हार कर अहम उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते भर सभी खामोश रहे। उस दिन बिंदिया को साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि राशि, शालू और कोकिला एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका है। बिंदिया ने अहम के घर आना बंद कर दिया। अहम ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक राशि और शालू मुझसे माफी नहीं मांगती मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। अहम ने यह बात राशि और शालू को बताई तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कोकिला ने उनका पक्ष लेते हुए अहम को डांटा। आज तक राशि और बहू ने एक भी अपशब्द बिंदिया से नहीं कहा है। उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर बिंदिया बता दे तो उसके पैरों पर नाक रगड़ लेंगी ये दोनों। अपने अहम की संतुष्टि के लिए वह अगर इनसे माफी मंगवाना चाहती है तो यह नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना बिंदिया बता नहीं सकी। अहम अपनी पत्नी और बहन पर माफी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज होकर चुप चुप सा जरूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद शालू ने कोकिला से बिंदिया की माँ से मिलने जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए बिंदिया के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकाल फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी भी टीस रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूंगी। बिंदिया की माँ हेतल उसे घर आया देख खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। तूने जो चिट्ठियां लिखी थी उनके जवाब में बिंदिया के लिए 2 रिश्ते आए हैं। यह सुनकर शालू को खुशी हुई, क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वह उनसे मिलने आई थी। काफी देर तक वे दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रही जिनके रिश्ते आए थे। आपने बिंदिया दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? शालू ने बड़े गौर से हेतल के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। हेतल उदास होकर बोली, बताया तो था, पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है बिंदिया। आप फिक्र न करें, मैं समझाऊंगी उसे, शालू ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा यह एहसान
मैं कभी हेतल के मुंह पर हाथ रखकर शालू ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, बिंदिया दीदी की शादी होने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। बिंदिया के ऑफिस से लौटने तक शालू वहीं रुकी रही। उसे देखकर बिंदिया के माथे पर बल पड़ गए और वह नाराज नजर आने लगी। उसकी नमस्ते का जवाब बेमन से देकर बिंदिया अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास। मैं बिंदिया दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। हेतल को ऐसा कहकर शालू बिंदिया के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। बिंदिया के पास बैठकर शालू बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? बिंदिया ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यह तरीका बढ़िया है। पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफी मांग लो। बिंदिया ने ताना कसा। बिंदिया दीदी, आप इस तरह नाराज न हो। मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभ चिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ मैं। कैसी गोपनीय बात? बिंदिया की दिलचस्पी जागी। मेरे पिता का भी बचपन से एक ऐसा ही दोस्त था जो हमारे घर के पास ही रहता था। माँ भी उससे अच्छे से बात करती थी। जल्दी ही पिताजी की मृत्यु हो गई, पर वो अंकल माँ से मिलने घर आते रहे। माँ को उनके आने से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त मानती थी। उनके बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं था। पर जल्दी ही मोहल्ले में मेरी माँ के खिलाफ अफवाहें उड़ने लगी कि मेरी माँ का चक्कर उन अंकल से चल रहा है। मेरी माँ ने सबको समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर कोई नहीं माना। और कुछ दिन बाद हमें इतनी बेइज्जती के बाद वो मोहल्ला छोड़कर कहीं और बसना पड़ा। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटी तुम ऐसी गलती मत करना। अपना पति अपना होता है। किसी और के साथ मेल मिलाप एक हद तक ही ठीक है। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ बिंदिया दीदी। माँ की बात उस कम उम्र में भी मेरी समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि मेरी माँ सही कह रही थी, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप सुखी भी रहेंगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर शालू खामोश हो गई। आरंभ में बिंदिया को शालू की बातों पर गुस्सा आया था। फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी बैठी रही। तुम ठीक ही कह रही हो शालू। कुछ बातों में दोस्ती का रिश्ता चल नहीं सकता। बिंदिया ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की दिल से कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू बिंदिया दीदी। अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूंगी। उससे विदा लेते हुए शालू का मन कह रहा था कि उसकी विवाहित जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा।